नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 1000 किलोमीटर्स पर। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसे कि आपको वैष्णो देवी जाने के लिए कैसे पहुंचना चाहिए, यात्रा के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, रुकना कहाँ चाहिए। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए और कितने बजट में आपकी यात्रा सुखद रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आपको अपनी यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस राग को सदियों से लोग दोहराते आ रहे हैं। दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के मन में माता वैष्णो देवी को लेकर अलग ही आस्था रहती है। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, और इसकी वजह यह है कि माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, अगर रेल मार्ग की बात करें तो आपको भारत के हर कोने से जम्मू तक के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें मिल जाएंगी। आजकल तो बहुत सी ट्रेनें ऐसी भी हैं जो आपको डायरेक्ट माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक लेकर जाती हैं। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक की है तो आप जम्मू स्टेशन से कटरा स्टेशन तक की ट्रेन ले सकते हैं, या फिर स्टेशन के बाहर आकर टैक्सी या बस से कटरा पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर बात करें सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग के लिए आपको पहले जम्मू आना होगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली और भारत के अन्य बड़े शहरों से आपको जम्मू तक की डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। इसमें वॉल्वो और ऑर्डिनरी नॉन एसी बसें शामिल हैं। इसके बाद आपको जम्मू से कटरा के बीच की 68 यानी 68 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी होती है। इसके लिए आपको जम्मू के बस स्टैंड से बस मिल जाएगी। अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर या बस स्टैंड के बाहर से टैक्सी करके भी जम्मू से कटरा पहुंच सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हवाई मार्ग की। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो सबसे बेहतर विकल्प यही रहेगा कि आप जहां भी रहते हैं वहां से दिल्ली तक आ जाएं। वैसे तो यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट पठानकोट का है, पर यहाँ तक आपको ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी। इसलिए आप चंडीगढ़ या अमृतसर भी पहुँच सकते हैं और वहाँ से आप बस या टैक्सी द्वारा जम्मू पहुँच के फिर आगे कटरा की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप कटरा पहुँच गए हैं तो सबसे पहले यहाँ रहने की व्यवस्था की बात कर लें। अगर होटल की बात करें तो आपको कटरा में 600-700 रुपये से लेकर 3 से 4 हज़ार रुपये तक के होटल भी मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है धर्मशाला का। कटरा में आपको 150 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति के खर्च पर धर्मशाला आराम से मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन भी है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको 100 रुपये प्रति बेड के हिसाब से रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों, इसकी लोकेशन एकदम बस स्टैंड के पास है, इसलिए इसे ढूंढने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्राइन बोर्ड से संबंधित किसी भी जानकारी और बुकिंग के लिए आप इनकी वेबसाइट maavaishnodevi.org विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आगे बात करते हैं खाने की। आपको यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना, जैन खाना आराम से मिल जाएगा। थाली सिस्टम के हिसाब से आपको 80 से 100 रुपये में आराम से खाना मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा पर्ची लेनी होती है। अगर आप ट्रेन से कटरा पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी यात्रा पर्ची निकल जाती है। दूसरी ओर बस स्टैंड से लगा हुआ यात्रा पर्ची का ऑफिस भी है, वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप पहले से ही maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि यात्रा पर्ची निकालने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होता है, यानी कि यह एकदम मुफ्त होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा आपको साल के किस वक्त करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये यात्रा पूरे साल खुली रहती है और आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि यानी कि मार्च से अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के बीच यहाँ पर पीक सीजन होता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है।
इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जैसे कि जुलाई अगस्त में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन भी होती है और कई बार यहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो जाती है। इसके अलावा इस बात का भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप दिसंबर या जनवरी में जाते हैं तो यहाँ पर ज़बरदस्त ठंड रहती है और बर्फ़ भी गिरती है। आइए अब आगे बात करते हैं भवन तक की चढ़ाई की। दोस्तों, अगर आपके साथ बुज़ुर्ग या बच्चे हैं जो कि चढ़ने में असमर्थ हैं तो आपके पास हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, पिट्ठू, पालकी या घोड़ों का भी ऑप्शन है। यहाँ पर घोड़े का एक तरफ का किराया 1200 है और वहीं पालकी का 3200 रुपये के आसपास है। अगर आपको हेलीकॉप्टर सेवा लेनी है तो वो कटरा से सांझी छत हेलीपैड तक उपलब्ध है। सांझी छत से आप लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा करके भवन पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनने के लिए आपको बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करानी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर किराए की बात करें तो कटरा से सांझी छत तक का एक तरफ का किराया 1800 रुपये प्रति व्यक्ति होता है और अगर आप दोनों तरफ की बुकिंग करते हैं तो आपको 3600 रुपये प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। बात करें पैदल यात्रा की तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक नया और एक पुराना रास्ता। अगर बात करें यात्रा के पुराने रास्ते की तो उसमें नए ताराकोट मार्ग के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई होती है और इस रास्ते पर आपको पालकी, पिट्ठू, खच्चर और घोड़ों की भीड़ भी मिलेगी। इसलिए हमारी राय में आपको नए रास्ते, जिसको ताराकोट मार्ग भी बोलते हैं, उसी से भवन की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखें कि अगर आपके साथ बुजुर्ग या बच्चे हैं जिनको पालकी, पिट्ठू या घोड़ों का सहारा लेना है तो आपको पुराने बाणगंगा वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों ही रास्तों पर आपको बहुत से भोजनालय, पैरों के मसाज सेंटर, चाय, कॉफ़ी, जूस आदि की व्यवस्था, विश्राम करने की व्यवस्था मिल जाएगी। इस यात्रा के दौरान खाने पीने की आपको चिंता करने की एकदम भी आवश्यकता नहीं है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे भोजनालय और जलपान केंद्र हैं जहां पर आपको स्वादिष्ट राजमा चावल, पूड़ी सब्जी, डोसा, दाल चावल, पकौड़े, दही बड़े सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए वीडियो के अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं भवन तक पहुंचने के बीच रास्ते में पड़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में। सबसे पहले आता है बाणगंगा। ये समुद्र तल से 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी पवित्र मानी जाती है और साधारण हिंदू परंपरा के अनुसार श्रद्धालु यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले इस नदी में स्नान करना पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कुछ घाट भी बनाए गए हैं। दोस्तों, पहले घाट पर आमतौर पर भारी भीड़ रहती है, इसीलिए अगर आपको यहाँ पर स्नान करना है तो आप दूसरे घाट की तरफ बढ़ें। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे समुद्र तल से 3380 फीट की ऊंचाई पर चरण पादुका स्थित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर माता के पवित्र चरणों के निशान एक चपटी चट्टान के ऊपर बने हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ न हो तो आपको यहाँ पर दर्शन करने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है। दोस्तों, चरण पादुका के पास ही श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित एक छोटा सा हॉस्पिटल यानी कि चिकित्सा घर भी मौजूद है। यहाँ पर आप डॉक्टर मिल जाएंगे जिससे आप जरूरत के समय संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं अर्धकुंवारी की। दोस्तों, पैदल रास्ते में अर्धकुंवारी आधे रास्ते पर स्थित है। कटरा से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर की है और यहाँ से पवित्र गुफा तक की दूरी भी 6 किलोमीटर की है। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान अर्धकुंवारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शनों में से एक है। अगर आप नवरात्रि या दशहरा के समय पे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर दर्शन के लिए आपको एक टोकन लेना होता है जिसमें कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर 10 से 12 घंटे में आता है और वहीं अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आप 4 से 6 घंटे में भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी राय में अगर आपका नंबर 10 घंटे से ज़्यादा का है तो आपके पास समय काफ़ी हो जाता है। आप ऊपर भवन के दर्शन करके वापस आकर अर्धकुंवारी में दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है। यहाँ पर कई सारे हॉल, रूम और डॉर्मेट्री मौजूद हैं। अगर आपको रूम नहीं भी मिल पाता है तो आप हॉल में 100 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से 12 घंटे तक आराम कर सकते हैं। कंबल वापस करने पर आपको 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं हिमकोटी की। दोस्तों, हिमकोटी अर्धकुंवारी से लगभग 2.25 किलोमीटर की दूरी पर नए यात्रा मार्ग पर स्थित है। भवन के रास्ते पर स्थित हिमकोटी बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर आप पूरी घाटी का बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर कई सारे व्यू पॉइंट, रेस्टोरेंट, डोसा काउंटर आदि बनाए गए हैं जिसमें आपको डिब्बा बंद पकाया हुआ भोजन या पैक करने योग्य भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चिकित्सा संबंधी सामान, ऑक्सीजन सिलेंडर, कैसेट आदि हर वक्त मिल जाएगी। यात्रा के दौरान यहाँ पर आप आराम करके तनाव कम करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं सांझी छत की।
सांझी छत तीर्थयात्रियों के लिए भवन तक के पैदल रास्ते पर सबसे ऊंचा स्थान है। यह स्थान समुद्र तल से 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से नीचे प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर दृश्य फैला हुआ है। इस स्थान से यात्रा का अंतिम पड़ाव यानी कि माता का भवन लगभग 2 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो सांझी छत वह स्थान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको छोड़ेगा। यहीं पर ऊपर हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ से लेकर भवन तक का 2 किलोमीटर का रास्ता आप या तो पैदल तय कर सकते हैं, और अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ पर आपको घोड़े, पालकी या पिट्ठू मिल जाएंगे। एक बार आप भवन पहुँच गए तो आपको सबसे पहले यह सवाल आएगा कि आप अपना कीमती सामान कहाँ पर रखें। भवन के आसपास आपको कई सारे लॉकर रूम मिल जाएंगे जहां पर आप मोबाइल, पर्स, बेल्ट आदि जमा कर सकते हैं, क्योंकि यह सब भवन के अंदर अलाउड नहीं है। जूते चप्पल की बात करें तो यहाँ पर जूते चप्पल का फ्री स्टैंड है। आगे बात करते हैं प्रसाद की। प्रसाद खरीदने के लिए यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से दुकान है, जिससे आप 10, 25 या 40 रुपए का भोग खरीद सकते हैं। भवन के आसपास बहुत से सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जिससे आप जाकर वहां पर आराम से फ्रेश हो सकते हैं। इसके बाद आपको दर्शन के लिए लाइन में लग जाना है और अपनी बारी आने का इंतज़ार करना है। अगर आप ऑफ सीजन में वैष्णो देवी आते हैं तो आपको दर्शन लगभग 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, पर अगर आप नवरात्रि, दशहरा के आसपास आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। अगर भवन के पास रहने की बात करें तो यहाँ पर बहुत से कमरों की व्यवस्था है। यहाँ पर आप पहले से बुक करके कमरे रख सकते हैं, और अगर आपको कमरे नहीं मिल पाते हैं तो आप वहाँ पर हॉल में 100 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से लेकर आराम कर सकते हैं, और कंबल वापस करने पर आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर भवन के आसपास खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के बहुत सारे भोजनालय हैं। इसी के साथ ही बहुत से प्राइवेट रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, जिसपे आपको हर प्रकार का खाना काफ़ी वाजिब दाम पे मिल जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है ना कि अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए आइए आगे बात कर लेते हैं कि आपको भैरव बाबा का मंदिर कैसे जाना है। ये मंदिर भवन से लगभग 2 किलोमीटर आगे स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। पहला, आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। इसका टिकट जाने और आने का मिलाकर 100 रुपये का लगता है। दूसरी ओर, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप 2 किलोमीटर की ट्रैक भी कर सकते हैं। इस रास्ते पर आपको घोड़े और खच्चर भी मिल जाएंगे, जिनका किराया लगभग 300-350 रुपये के आसपास होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले पड़ाव में बात कर लेते हैं आपको वैष्णो देवी जाने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और इसका कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन का ट्रिप ज़रूर बनाना चाहिए, और अगर आप ऐसे समय में जा रहे हैं जब उतनी भीड़ नहीं होती तो आप कम से कम पूरे 2 दिनों के लिए ट्रिप ज़रूर बनाएं। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, मैंने इसमें आपका बस, ट्रेन या प्लेन से जम्मू और कटरा तक पहुँचने का समय नहीं जोड़ा है, क्योंकि वो आपके शहर से अलग अलग होगा। आखिर में अब बात कर लेते हैं खर्चे की। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 3,500 रुपये के आसपास का खर्चा आ जाता है। वहीं अगर आप घोड़े या खच्चर के द्वारा यात्रा करते हैं तो आप 6 से 7,000 प्रति व्यक्ति खर्च कर देंगे। और वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपका कुल खर्च 9,500 से 10,000 रुपये के आसपास प्रति व्यक्ति आएगा। दोस्तों, ये सारे खर्च हमने कटरा से लेकर दर्शन करने और वापस कटरा आने तक के बताए हैं। कटरा या जम्मू पहुंचने तक के खर्चे आपके शहर से अलग अलग होंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको 1000 किलोमीटर के इस वीडियो में माता वैष्णो देवी और उनके दर्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आप या आपका कोई दोस्त या परिवारजन वैष्णो देवी यात्रा करने का प्लान कर रहा है तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल या क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट 1000 किलोमीटर, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक भी मौजूद है, वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, स्टे सेफ।